या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची ख़बरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीक़ा ये है कि वीडियो के नीचे लाल कलर में एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आप टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होती राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर नज़र आएगी, उसे भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े, तो प्लीज़ आपको चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस ताकत के एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, शरीर शरारत करते रहते हैं चैनल को बंद कराने के लिए, तो इसीलिए हमने एक और नया चैनल खोला है, उसका नाम है वायरल न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही फेसबुक पर भी हमारा पेज आ गया है वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से, और प्ले स्टोर पर हमारी ऐप भी आ गई है वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये चारों जगह पर आप हमसे जुड़ जाइए ताकि किसी न किसी तरीके से सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आइए फ़लस्तीन के हालात को लेकर ही मैं आपको सुना देता हूँ। जी हाँ, मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि इज़राइली जो कौम है, बनु इसराइल जो है, इज़राइल बोलना भी सही नहीं है, बनु इसराइल जो है, या यहूदी, उनको डायरेक्ट आप बोलिए, यहूदी जो कौम है वो नजिस है, नापाक है। मकर, दजल, फरेब, धोखाधड़ी, हरामीपन उनके रग रग में भरा हुआ है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर अभी बड़ी खबर आ रही, जब लोग जश्न मना रहे थे उसी वक्त मैंने कहा था कि ये शायद धोखा इन्होंने दिया है, इनके हथियार ख़त्म हो गए, इसलिए अभी जंगबंदी की है। फिर अभी खबर आ रही है कि इज़राइल पुलिस ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर फिर तशद्दुद किया, फिर जुल्म किया। हालांकि खबर ये भी है कि फ़लस्तीन के साथ अमन की हिमायत करने के लिए बाएं बाजू के यहूदी और अरब लीडरों ने मुश्तरका रैली निकाली है। जी हाँ, इज़राइल की जो राजधानी है दारुल हुकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद फ़लस्तीन के साथ अमन की हिमायत के लिए जमा हुए। इंसानी हुकूक़ की एक तंजीम ने इसकी इत्तला दी और रैली का इनेकाद इंसानी हुकूक़ की तंजीम शालोम एशेफ ने किया। ये तंजीम फ़लस्तीन इज़राइल तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करती है। तंजीम ने ट्विटर पर लिखा कि तल अबीब में हज़ारों अफराद ने मसावात, अमन और फ़लस्तीन और यहूदी शराकत की हिमायत की। इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वस्ती तल अबीब में हज़ारों अफराद जमा हुए और अमन तशद्दुद के ख़िलाफ़ और अमन की हिमायत में बाकायदा इन्होंने मुश्तरका तौर पर रैली निकाली है। यानी तमाम लोग चाहते हैं कि अमन कायम हो, लेकिन बनु इसराइल और यहूदी ये वो कौम है जो पहले तो दुनिया जानती है कि ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर काबिज़ है और जुल्म, तशद्दुद और आतंकवाद की सारी हदें पार कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि जो बीजेपी स्टेट्स है, जो बीजेपी रियासतें हैं, वहाँ मरने वालों की तादाद छुपाई जा रही थी।
ये सब जानते हैं और वहाँ तो मीडिया भी पूरा मैनेज है। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि बीजेपी रियासतों में अब वबा से मरने वालों की तादाद मीडिया ने उजागर कर दिया। वैसे आप जानते हैं कि बड़ी दलाल मीडिया जो गोदी मीडिया कहलाती है, अब गोदी मीडिया किसे कहते हैं ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ये तो लोग बदनाम हो गए, नंगे हो गए हैं, अब इनको लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन पर थूकना भी थूक की बेइज्जती समझ रहे हैं। तो खैर, जो सोशल मीडिया के ज़रिए से सारी खबरें आ रही थी, लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि मरने वालों की सही तादाद भी मीडिया ने उजागर कर दिया है। क्योंकि कब तक छुपाएगा, क्योंकि मीडिया भी बदनाम हो रही है। तो मोदी का जो गुजरात मॉडल है वो फ्लॉप हो चुका है। जी हां, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 1 लाख मौतों का सबूत पेश करेगी। यानी कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी सही तादाद बताई नहीं गई थी, और ये वही मध्य प्रदेश है कि जहां पर बाकायदा बीजेपी की हुकूमत और बड़ी कोशिशें की गई थी, और सत्ता हासिल करने के लिए क्या क्या किया गया वो सबको मालूम है। तो खैर, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि गंगा में तैरती लाशों के लिए भी बीजेपी सरकार, मरकजी सरकार जिम्मेदार है। लोग अपने प्यारों की लाशों को गंगा के किनारे छोड़ने पर मजबूर है, और इस सूरत हाल के लिए मोदी और मोदी सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। मुझे लाशों की, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लाशों की तस्वीरें, फोटोज शेयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुल्क और दुनिया ये तस्वीर देखकर रंजीदा है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि इस साल यानी 2021 में आप जानते हैं कि कोरोना के कहर और वबा की वजह से पिछले साल हज भी अदा नहीं किया गया। वहीं के लोगों ने लिमिटेड हज कर लिया, अदा कर लिया। हज तो हुआ वहाँ पर, लेकिन पूरी दुनिया से जो लोग जाते थे 40 लाख 50 लाख वो नहीं जा पाए थे। लेकिन इस साल खबरें आ रही है कि इस साल मामला ये है, इस साल भी मामला गोया कि ये है कि इस साल सिर्फ 60,000 अफराद हज कर सकेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने इस साल हुज्जाज किराम की तादाद 60,000 तक महदूद रखी है, और आज़मीन हज के लिए उम्र की जो हद है वो 18 से 60 साल मुकर्रर कर दी गई है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक हज दरख्वास्त गुजार इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि वह हर किस्म की पेचीदा और ख़तरनाक बीमारी से पाक है। डायलिसिस या गुज़िश्ता 6 माह में किसी बीमारी की वजह से वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ है, इसका सर्टिफिकेट भी लाजमी होगा। यानी इस खबर से आप समझ सकते हैं, ये इंटरनेशनल खबर है, लेकिन मैं नेशनल न्यूज़ में इसलिए दिखा रहा हूं कि भारतीय भी इस बात को समझ सकते हैं कि इस साल भी गोया के हमारे मुल्कों से हज के लिए हाजी नहीं जा पाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान कर देने वाली खबर आ रही है कि वैक्सीन के खौफ से, डर से पूरा गांव भाग गया। जी हाँ, पहले तो वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन वैक्सीन के जो लोगों के सामने, चाहे वो अफवाहें बोले या रिजल्ट बोले या परिणाम बोले, जो आ रहे हैं, तो वैक्सीन लगाने को लोग तैयार नहीं हैं। अब वैक्सीन के खौफ से पूरा गांव फरार हो गया, भाग गया। यहाँ सरयू नदी के किनारे बसे सिसोड़ा गांव के लोग कोरोना इंजेक्शन के डर से गांव छोड़कर भाग खड़े हुए, और कई लोग तो जनाब नदी में कूद गए। जी हाँ, यहाँ गांव वालों को वैक्सीन देने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम जब वहाँ पहुँची तो उनको देखकर देहाती अपने घर छोड़कर जाने लगे। अफसरों और पुलिस ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर हमने इंजेक्शन लिया तो मर जाएंगे। टीम उन्हें समझाती रही, लेकिन गाँव वाले गाँव छोड़कर चले गए, और कई ने तो सरयू नदी में छलांग लगा दी। बाद में 8 घंटे की मशक्क़त के बाद सिर्फ 18 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब यह खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिर वैक्सीन के ताल्लुक से गलतफहमी अगर आप कहते हैं तो इसको दूर कैसे किया जाए, यह सोचना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन के परिणाम कुछ जो गलत कभी कभी सामने आ रहे हैं, इसकी भी पूरी हकीकत बतानी ज़रूरी है। आइए नाज़रीन, 5वीं बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि ओलंपिक के बड़े फेमस पहलवान और मशहूर पहलवान सुशील कुमार को आखिर कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ओलंपिक तमगा और फातेह सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल ने कत्ल के एक मामले में गुज़िश्ता कल गिरफ्तार किया। सुशील के साथी अजय को भी पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने सुशील पर 1 लाख रुपये
और अजय पर 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया था। साथ ही इस पहलवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। ख्याल रहे कि सुशील कुमार कत्ल का मुलजिम है और 4 मई से फरार था। अब इल्ज़ाम है कि 4 मई की शब उसने कुछ दूसरे पहलवानों के साथ मिलकर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम कैंपस में सागर राणा नामी पहलवान पर हमला किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने सुशील कुमार की पेशगी जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि कुश्ती के पहलवान सुशील कुमार बादियों नजर में साजिश करने वाले हैं और उस पर आयद इल्जाम संगीन है। उसके खिलाफ कत्ल, गवा, किडनैपिंग और मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। सुशील कुमार ने पेशगी जमानत के लिए 17 मई को दिल्ली रोहिणी अदालत से रुजू किया था। उनका कहना था कि उनके खिलाफ तहकीकात मुतास्सिबाना है, लेकिन खबरें आ रही है कि गुज़िश्ता कल आखिर ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को कत्ल के इल्ज़ाम में दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप और हम सब जानते हैं कि इन 7 सालों में पूरी तरीके से मुल्क तबाही के दहाने पर चला गया और लोग अपने बीवी और मासूम बच्चों समेत नदियों में कूद कर या फांसी के फंदों पर लटक कर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए और लगातार खबरें आ भी रही है, क्योंकि बेरोज़गारी से लोग परेशान हो गए और लॉकडाउन ने रही सही सारी कसर लोगों की निकाल दी है। करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और अब भूख के मारे मरना पसंद कर रहे हैं। लेकिन मोदी हुकूमत बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। अब उस नाकामी को छुपाने के लिए मोदी जी की जो 2 दिन पहले से जो वीडियो वायरल हो रही है, जो वो रोते रोते बयान कर रहे हैं, बड़े भावुक और जज्बाती होकर लोगों के दर्द का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत दर्द है। तो मोदी जी का वो रोना फिर लोगों को नौटंकी लग रहा है और सोशल मीडिया पर भी और कई लोग बाकायदा मोदी पर ज़बरदस्त तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र के वजीर है, मंत्री है नवाब मलिक साहब, उन्होंने भी कहा है कि नाकामियों की वजह से अब भाजपा 7 साला हुक्मरानी का जश्न नहीं मना सकती और यह भी कहा कि मोदी ने आंसू दिखाने के लिए, क्योंकि बड़े खतरनाक नौटंकी और बड़े कलाकार है, तो मोदी ने आंसू दिखाने के लिए, नवाब मलिक ने कहा कि मोदी ने आंसू दिखाने के लिए मास्क नहीं पहना था, क्योंकि अगर मास्क पहन लेते तो हो सकता आंसू छुप जाते थे, आंसू नहीं दिख पाते थे। तो आंसू दिखाना है और लोगों को जज्बाती अंदाज में भावुक करके बताना है कि इनको कितना दर्द है। तो लोग उनकी इस वीडियो के बाद में सोशल मीडिया पर भी ज़बरदस्त कमेंट कर रहे हैं कि मियाँ गंगा मैया तुझे याद कर रही है। गंगा का बेटा और गंगा पुत्र बन के वहाँ गया था और कहा था कि गंगा ने मुझे बुलाया है, वो बनारस वाले तुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। वहां लाशों के अंबार लगे और गंगा में लाशें तैर रही है। तो अब आंसू दिखाकर और आंसू छलकाकर लोगों को जज्बाती अंदाज में मजीद धोखा देने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर फिर आ रही है रामदेव बाबा को लेकर। जी हां, एलोपैथी के खिलाफ बयानबाजी पर आखिर रामदेव को नोटिस मिल गया। जी हां, रामदेव बाबा ये वो बाबा है जो 2013 में बड़े चमकते थे, बड़े नजर आते थे और इन्होंने दलाली की सारी हदें पार कर दी थी और लोगों को 35 रुपए में पेट्रोल दिलाने वाले थे, 200-250 रुपए में गैस सिलेंडर दिलाने वाले थे। तो बड़ी दलाली की थी। आखिर मुल्क 7 साल में सत्यानाश हो गया और अब ये नजर नहीं आते, मगर उसका फायदा ही नहीं मिला कि ये मुल्क के बाबा तो है लेकिन सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं और अब ये चड्डी से लेके बनियान से लेके जींस पैंट से लेके हर चीज बेचते हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन और कारोबारी बाबा बन गए हैं। अब इन्होंने जो आयुर्वेद का जो दवाखाना खोला है, ये फैक्ट्री खोली है, इसको चमकाने के लिए गौमूत्र में भी फ्लेवर डाल रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे, अब गौमूत्र में भी फ्लेवर आ गया है। तो एलोपैथी के खिलाफ बयानबाजी देना इनको महंगा पड़ा और अब इनको रामदेव को नोटिस मिल गई है। बीच में आपको मालूम होगा कि जब कोरोना नया नया आया था तो रामदेव बाबा ने कोरोना की भी दवा का दावा किया था। आखिर उस वक्त लोगों ने और मुल्क ने काफ़ी थूका, फिर ये कहने लगे नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने बताया था कि ये दवा सिर्फ एक काम कर सकती है, इम्यूनिटी इंसान की बढ़ा सकती है। खैर अभी जो हाल ही में उनका जो बयान आया था एलोपैथी दवाओं के खिलाफ, तो ये बयान देना उनको महंगा पड़ गया। अब रामदेव को बाकायदा नोटिस रवाना कर दी गई है। रामदेव ने मुबैना तौर पर कहा है कि एलोपैथी बेवकूफ़ी की साइंस है। इन्हें आप समझ लिया, एलोपैथी बेवकूफ़ी की साइंस है। तो इस बाबा से पूछो तूने कितनों की जान बचा ली अभी कोरोना में,
तो दुकान चमकाने के लिए, दुकान चलाने के लिए और करोड़ों अरबों कमाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब एलोपैथी चाहे जैसी भी हो, अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन इनके अब्बा का नहीं है, एलोपैथी का है। वेंटिलेटर इनके अब्बा का नहीं है, वो एलोपैथी का तरीका इलाज है। तो एलोपैथी को इन्होंने कहा कि बेवकूफ़ी की साइंस है। और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने रेमडेसिविर और दीगर अद्वियात को जो मंजूरी दी है वो कोरोना के इलाज में नाकाम साबित हुई है। तो अब इनका ये बयान इनको बड़ा महंगा पड़ा है और अब लोग कह रहे हैं कि बाकायदा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने एलोपैथ डॉक्टरों को कातिल तक कहा था, कातिल तक कहा था। तो ये इनका बयान इस वक्त हंगामा मचाए हुए है और रामदेव बाबा बड़े बुरे फंसे हुए हैं। वैसे ये बुरा इससे भी पहले फंसे थे, इतना बुरा फंस गए थे कि इनको सलवार पहनकर अपने आप को छुपाकर भागना पड़ा था। आइए नाज़रीन, 8वीं बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में फिर दोबारा मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चाहे वो वर्दी वाले करे, वर्दी वाले भी मॉब लिंचिंग करते हैं, लेकिन वर्दी पहने होते हैं तो कानून की आड़ में उसे कुछ और रंग दे दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश योगी राज, राम राज, जहां पर बड़ा बुरा हाल है, कत्ल, मर्डर, रेप पूरी तरीके से बदहाली का शिकार है उत्तर प्रदेश योगी राज। और आपने देखा होगा कि अभी चंद दिनों पहले एक जिम ट्रेनर जी आसिफ की हरियाणा में मॉब लिंचिंग की गई। लेकिन अब इस वक्त आ रहा है कि जिस तरह फैसल का मामला हुआ कि फैसल को पुलिस के जुल्म का शिकार हुआ, अब इस वक्त मांग बढ़ती जा रही कि फैसल के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान आया है कि अगर फैसल का नाम तिवारी होता तो हुकूमत माफ़ी मांगती, लेकिन यहां माफ़ी मांगने को भी हुकूमत तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आला अफसरान ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि कोई भी गरीब और मजलूम पर जुल्म करके बच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत ही तकलीफदेह है और इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। आला अफसरान फैसल के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करा रहे हैं और वो इस मामले को ज़ाती तौर पर देख रहे हैं। लेकिन फैसल के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और वैसे मैं आपको बता दूं कि लोग अब ये भी कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग का सिलसिला फिर से इसलिए ओपन हो गया है, बढ़ गया है कि इस वक्त फिर असल मुद्दों से ध्यान हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सरकार बेचारी बड़ी फंस गई है। ये कोरोना ने सबसे ज़्यादा कहर मोदी और मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर बर्पा किया है और अब अंधभक्त गोबर भक्त भी गालियां दे रहे हैं। इसलिए अब फिर असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मंदिर का मसला तो अब रहा नहीं, इसलिए मॉब लिंचिंग वगैरह के मसले फिर आने चाहिए ताकि लोग का ध्यान इधर चला जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि किसान आंदोलन, आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने कारपोरेट लोगों की, कारपोरेट घरानों की दलाली में एक बिल लाया है जिसको लेकर पूरा मुल्क समझ गया है कि ये अब ज़मीनें, किसानों की ज़मीनें, मुल्क की ज़मीनें बेचने वाला बिल है और फिर गुलाम बनाने वाला बिल है। और ये सिर्फ सत्ता जो है वो कारपोरेट घरानों की, अडानी और अंबानी की दलाली में लग चुकी है, जहां पटरियाँ बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बड़े बड़े सरकारी यूँ समझिए कि डिपार्टमेंट बेच दिया है। तो वहीं पर अब किसानों की ज़मीनें भी बेचने के लिए मोदी सरकार ने जो बिल लाया है, इसको लेकर किसान काफ़ी नाराज़ है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 महीने हो गए किसान आंदोलन ख़त्म करने को तैयार नहीं। अब 6 महीने मुकम्मल होने पर उन्होंने ब्लैक डे, यौम सियाह मनाने का ऐलान किया। 12 अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत से किसानों के साथ बातचीत करने की अपील की है। लेकिन कमाल की बात है कि 6 महीने में मोदी जी को कभी फुर्सत नहीं मिली कि वो किसानों से बातचीत करें, किसानों के साथ बैठे। यानी आप समझ सकते हैं बेशर्मी और बेगैरती की हद कर दी मोदी जी ने कि मुल्क का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान 6 महीने से रोड पर बैठा है, मगर मोदी जी को कभी इनसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि इस साल यानी 2021 में CBSE और 12वीं का इम्तिहान 2 बार होगा।
चलो अच्छा है, इम्तिहान तो होगा, वरना कोरोना सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चाइना से आया था, पढ़ने के लिए आया था, एजुकेशन और शिक्षण के लिए आया था, इसलिए हर चीज़ खुली रही मगर स्कूल और कॉलेजेस, पढ़ने वाले इदारे बंद रहे। लेकिन अभी यह खबर आ रही कि इस साल CBSE 12वीं का इम्तिहान 2 बार होगा। सिर्फ एक ज़बान और 3 इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान बोर्ड के ज़ेरे गौर है। CBSE ने क्लास 12वीं बोर्ड इम्तिहान 2021 इस साल 2 बार मुनक़िद करने की तजवीज़ पेश की है और ये भी कहा कि जहाँ भी हालात साजगार होंगे वहाँ इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक ऐसे इलाकों में जहाँ हालात साजगार नहीं है, अच्छे नहीं हैं, वहाँ इम्तिहानात पहले मरहले के 15 दिन के बाद शुरू होंगे। मज़ीद ये कि अगर कोविड से मुताल्लिक़ा मामलात की वजह से कोई तालिब इल्म तयशुदा इम्तिहानात में शिरकत कर नहीं पा रहा है तो उसे बाद के मरहले में इम्तिहान में शिरकत का एक और मौका दिया जाएगा। और ख़बर यह है कि इस साल बोर्ड स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ज़बान और 3 इख्तियारी मज़ामीन के लिए हाजिर होने की तजावीज़ पर गौर कर रहा है।